नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का INS 24/7 पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की शुरुआत हम करेंगे, देश और दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात संसद की। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बजट सत्र के 6वें दिन संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन किया और इसी दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कह दिया। बस फिर क्या था, राहुल के बयान पर हंगामा मच गया और इसी तरह से बुधवार का भी दिन संसद के इतिहास में हंगामे के नाम दर्ज हो गया है। पीएम मोदी का भाषण तक टालना पड़ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, कहने को तो संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है और कहने को तो संसद भवन देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है। लेकिन लगता है कि ये सब कहने और मात्र सुनने के लिए है, क्योंकि संसद में हंगामा, आसंदी में पेपर उछालना, सांसदों का निलंबन करना, सांसदों को बोलने से रोकना अब इतना आम हो चला है, जैसे लगता है कि संसद लगती ही इसलिए है ताकि सभी दलों के सांसद अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, तनाव संसद के सत्रों में शांति से निकाल सके। और देश का क्या है, चल रहा है, चलता ही रहेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील, चाइना विवाद जैसे तमाम मुद्दों पर हंगामे और विवादित बयानों का ग्रहण लग जाता है। बुधवार को राहुल गांधी का सिख केंद्रीय मंत्री को गद्दार दोस्त कहना कांग्रेस के लिए सियासी सुनामी लेकर आ गया। बीजेपी को मौका चाहिए था, मिल गया, और विपक्ष जो अमेरिका भारत डील, चाइना विवाद पर जो माहौल बना रहा था, सत्ता पक्ष जो थोड़ा दबाव में दिख रहा था और अब फ्रंट फुट पे आ गया। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त। जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। और संसद में केवल हंगामा करना, वॉकआउट करवा देना, इस तरह से कि अवरोध पैदा करना, टेबल पे चढ़ना, कागज फाड़ना, स्पीकर पर फेंकना, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र को शर्मसार करना, सदन की कार्रवाई को रोकना, राहुल जी का और विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करो, सदन में कागज फाड़ो, स्पीकर पर फेंको और जो बाकी सांसद चुन के आए उनको जो बोलने का मौका है उसको छीन लो। यानी कुल मिलाकर बुधवार को संसद की कहानी सीरियस सियासी मंथन की बजाय हंगामे के नाम दर्ज हो गई। और इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि बुधवार 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश के पीएम का भाषण तक टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन खत्म होने के बाद युमनाम खेमचंद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने लोक भवन में उनको शपथ दिला दी। मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 62 साल के खेमचंद सिंह जामेई विधानसभा सीट से विधायक और पेशे से इंजीनियर भी हैं। वो बीरेन सरकार में नगर प्रशासन और आवास विभाग के मंत्री थे और इसके साथ ही 2022 में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। खेमचंद आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। बता दें आपको कि खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था और इस चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। तो मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं कि उनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा है। तो युमनाम खेमचंद बने हैं नए मुख्यमंत्री और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 1 साल के बाद आखिरकार मणिपुर को अपना नया सीएम मिला है और ये दिन काफी महत्वपूर्ण रहा मणिपुर के लिए। सिंह जामेई विधानसभा सीट से विधायक हैं युमनाम खेमचंद और लंबे वक्त से वो राजनीति में सक्रिय रहे। बीरेन सरकार में नगर प्रशासन और आवास मंत्री के तौर पर वो पद संभाल रहे थे और काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। मैतेई समुदाय से युमनाम खेमचंद ताल्लुक रखते हैं और कुकी मैतेई 2 समुदाय वहां पर है और मैतेई समुदाय का हम जिक्र कर जहां से वो आते हैं। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं युमनाम खेमचंद। आरएसएस के करीबी होना भी कहीं ना कहीं जो है इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके पद के लिए 2022 में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे लेकिन बने नहीं।
उस वक्त विभाग मिला था, पर आज मुख्यमंत्री का भी पद मिल गया है। मणिपुर में 2 समुदाय में हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया था। 3 फरवरी साल 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि हिंसा बहुत भड़क गई थी। मणिपुर लगातार जल रहा था और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने से राज्य में निर्वाचित सरकार खत्म हो गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। इस्तीफे के बाद कोई भी दल या फिर कोई भी गठबंधन अपना बहुमत साबित वहां पर नहीं कर पाया था, लेकिन राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम करने की स्थिति में ही नहीं रही थी उस वक्त, क्योंकि सरकार ही नहीं बची थी। राष्ट्रपति को सारी कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। मैतई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। मणिपुर में प्रशासनिक तंत्र हालात संभालने में असफल रहा था। लगातार लोगों के घर जल रहे थे, वहां पे बलात्कार हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ पाई। स्थिति को सामान्य करने के लिए फिर राष्ट्रपति के अधीन शासन किया गया और राष्ट्रपति शासन बीते 1 साल से लागू था। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा और एक बार फिर से मुख्यमंत्री निकलकर सामने, युमनाम खेमचंद, जिन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है। और चलिए बात करेंगे ममता बनर्जी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। बतौर मुख्यमंत्री किसी ने वकील बतौर बहस की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे वकील बनकर पहुंच गई। ममता बनर्जी पहली ऐसी सिटिंग सीएम है जिन्होंने वकील के तौर पर अपनी बात रखी है। बता दें आपको कि ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखा अंदाज दिखाया। सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट पहन के पहुंच गई। एसआईआर के मुद्दे पर अदालत में बतौर वकील दलील देती हुई नजर आई हैं। बंगाल के सीएम सोमवार को एक बार फिर से वकील की भूमिका में नजर आने वाली हैं। और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में ममता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को तमाम फैक्ट बताए थे, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया और चुनाव आयोग ने जब नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ममता बनर्जी। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की स्पेलिंग में बदलाव का जिक्र किया, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात तक कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। तो ममता ने यह भी कहा कि जो काम 2 साल में होना चाहिए था वो काम सिर्फ 3 महीने में सरकार कैसे कर सकती है। तो पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई एसआईआर वाली थी वो दिल्ली तक पहुंच गई है। और सफेद साड़ी में काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में दिखी ममता बनर्जी, ये कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो दरवाजे के पीछे बैठकर रो रहा है। और कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप ममता ने लगाए। कहा कि चुनाव आयोग उनकी बातें नहीं सुनता, जो चुनाव आयुक्त है वो उनके साथ ठीक से बात नहीं करते हैं और जब वो अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं तो उनको सुना नहीं जाता है। तो अदालत में जिरह करने वाली पहली सिटिंग सीएम बन गई है ममता बनर्जी, जो कि वकीलों की तरह दलील दे रही थी। एसआईआर पर लगातार संग्राम मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता ने अपना पक्ष रखा, बताया कि जस्टिस दरवाजे के दूसरी तरफ बैठकर रो रहा है, उनकी नहीं सुनी जा रही। जो काम 2 साल में होना था वो 3 महीने में करके जानबूझ के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। तो एसआईआर पर संग्राम है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग उनके साथ बदसलूकी भी कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जब वो गई थी, अपनी बातें रखी, उसके बावजूद उनकी बातें सुनी नहीं गई हैं। जो बिहार में हुआ है वो नहीं चाहती कि बंगाल में हो। इस तरह के भी आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर खास रहा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से भी मुलाकात की और इस दौरान लंबित योजनाएं, विकास परियोजनाएं और किसानों के हित के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और वन्य जीव संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से बात हुई है। क्या कुछ खास रहा दिल्ली दौरे में, एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हमने किसानों के धान और गेहूं उपार्जन संबंधी बात की। चर्चा के दौरान उन्होंने धन्यवाद दिया कि मध्य प्रदेश में गेहूं की उपज सबसे अधिक और पर्याप्त भंडारण के साथ होती है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से और वन्य जीवों को लाने की प्रक्रिया के लिए चर्चा की। माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के साथ हमने अपने
किसानों को लेकर के धान उपार्जन और गेहूं के उपार्जन संबंधी, चूंकि किसान कल्याण वर्ष की हमारी अपनी सरकार की घोषणा है, इसलिए किसान कल्याण को लेकर के भविष्य में गेहूं का पुनः उपार्जन किया जाना, भंडारण किया जाना है। मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे सारे विषयों को लेकर के एक तो इस बात का धन्यवाद भी दिया कि मध्य प्रदेश से गेहूं का उपार्जन सबसे अच्छी संख्या में, सरलता से और पर्याप्त भंडारण के साथ होता है, जो बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलकर के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है, वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ, जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई और इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे। 8 चीता विदेश से आने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह से उद्योग भवन में मुलाकात की और विभाग से जुड़े केंद्र में लंबित मुद्दों पर चर्चा की और शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। मुलाकात के समय सचिव केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और अब बात कवासी लखमा की रिहाई की। 1 साल के बाद कवासी लखमा जेल से बाहर आ गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट के मंत्री कवासी लखमा को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। लखमा की रिहाई शराब घोटाले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुई और 1 साल के बाद हुई है। जेल से निकलते समय लखमा ने हाथ जोड़ा, अपने समर्थकों का अभिवादन किया और इसे सच्चाई की जीत करार दिया। बता दें कि लखमा पर 70 करोड़ के शराब स्कैम में कमीशन लेने का आरोप था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस पंचोली की बेंच ने ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ही फाइल किए गए केस की सुनवाई की। इसके बाद लखमा को अंतरिम बेल मिल गई है। तो बता दें आपको कि शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 389 दिन के बाद रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं नेताओं ने फूल माला पहना के उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन से वो गले मिलते नजर आए। इसके बाद लखमा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तो लखमा के समर्थकों में खुशी की एक लहर नजर आई। हालांकि देखिए, बड़ा कोई कांग्रेस का लीडर वहां पर दिखाई नहीं दिया है और बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि रिसीव करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है, हर किसी का जलवा नहीं होता है। तो जेल से बाहर निकल आए हैं दादी। पूर्व मंत्री को जमानत मिल गई है। कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद वो 1 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े दोनों ही मामलों में उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है और 1 साल के बाद आखिरकार कवासी लखमा जेल से बाहर निकले। कवासी लखमा ने इससे पहले कहा था कि सबसे पहले देश की न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। एक गरीब आदिवासी हूं और बस्तर की मैं आवाज हूं। बस्तर के जल, जंगल और जमीन के मुद्दे आगे भी उठाता रहूंगा। न्याय व्यवस्था पर मेरा भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ है। तो जमानत की शर्तें क्या है? लखमा को देखिए, छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। कोर्ट में पेशी के दौरान वो छत्तीसगढ़ आ सकेंगे, बाकी वक्त उनको प्रदेश से बाहर ही रहना होगा, वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। कुछ शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन शर्तों का पालन भी करना होगा। अपना वर्तमान पता, मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। ये भी जमानत की एक महत्वपूर्ण शर्त होगी। जहां वो रहते हैं उनको बताना होगा। 15 जनवरी 2025 को देखिए गिरफ्तारी हुई थी। कब क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको केस की हम बता रहे हैं। ईडी ने रिमांड पर लिया। लखमा से सबसे पहले 7 दिन तक पूछताछ की गई, उसके बाद लगातार उनकी रिमांड बढ़ती गई और जैसे जैसे जो जानकारी मिल रही थी उसके बाद उनको और रिमांड पर लेती गई थी। 21 जनवरी 2025, 4 फरवरी तक देखिए फिर आगे बढ़ा केस। 10 फरवरी 2025 को लखमा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन लगातार उनकी याचिका भी खारिज होती रही थी। 10 फरवरी 2025 को कोर्ट ने एसीबी और ईओडब्ल्यू से जवाब तलब किया था, उनसे जवाब मांगा था।
13 मार्च 2025 को ईडी ने 3800 पन्नों का चालान भी पेश कर दिया। उसके बाद लगा कि मुसीबत फिर से बढ़ गई लकमा की और ईडी ने लकमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलने का आरोप लगाया। जो चार्जशीट आई थी उसमें कहा गया कि हर महीने शराब घोटाले से लकमा को 2 करोड़ रुपए मिलते थे। 2 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने 7 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर लकमा को रखा। 30 जून 2025 को ईओडब्ल्यू ने 1100 पन्नों का फिर से चालान पेश किया। इस चालान में महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। शराब की अवैध कमाई से 64 करोड़ रुपए लकमा को मिलने का आरोप इस चालान में लगाया गया था और इस चालान के पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 12 सितंबर 2025 वो दिन था जब हाईकोर्ट से लकमा को बड़ा झटका लगता। हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों को लकमा प्रभावित कर सकते हैं अगर बाहर निकलते हैं तो, और ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। फिर हाईकोर्ट से निराश होने के बाद मेकाहारा में मेडिकल के बाद लकमा को जेल भेजा गया था। 19 नवंबर 2025 को ये भी दिन काफी महत्वपूर्ण है जब उनकी तबियत बिगड़ गई थी। 4 जनवरी 2026 को कवासी लकमा अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। जब हाईकोर्ट से निराशा मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने लकमा को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। का स्वागत करेंगे। उनके पुत्र हरीश कवासी भी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करें। काफी लंबी लड़ाई लड़ी आपने, अकेले लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब जाकर जीत हुई है। अकेले तो नहीं, सारे बस्तर के आम जनता ने और सारे छत्तीसगढ़ के जो पापा को चाहते हैं सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई सत्य की जीत है। और जिस तरह से आपके मीडिया के लोगों ने और सारे लोगों ने मदद करी, इसके लिए आपके मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर जो पापा को चाहता था, उनको याद करता था, उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी उनका सहयोग बने रहेगा ऐसा हम आशा करते हैं। काफी कठिन समय था, पार्टी कितना साथ खड़ी थी आपके? पूरी तरह से साथ खड़ी थी, चाहे वो सेंट्रल लीडर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी, दीपक बैस जी हो, महेंद्र जी हो और हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी हो, सारे पार्टी हमारे परिवार के साथ खड़ी थी। वो जानते थे कि ये सत्य झूठा केस में फंसा है, इसलिए सारे लोगों ने मदद करी है। किसी दादी को कंडीशनल बेल मिली है, छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, विधानसभा सत्र भी है आने वाले दिनों में, बजट सत्र है, कहाँ रहेंगे दादी? अभी तो बात करेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन जो माननीय न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिया है उनका पालन करना अपना काम है और पालन करेंगे। शराब घोटाले का आरोप लगा है, कितनी सत्यता है इसमें? वो तो आप खुद जानते हैं कितनी सत्यता, आने वाले समय पता चले। निश्चित रूप से ये थे हरीश कवासी जिन्होंने साफ कहा है कि कितनी सत्यता है शराब घोटाले में, यह तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। इंदौर की रहने वाली 3 साल की अनिका एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है। इस बीमारी का इलाज दुनिया में बेहद कम जगहों पर ही उपलब्ध है और इसके लिए आवश्यक दवा है जोलगेस्मा, जो कि दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में से एक गिनी जाती है। इसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। परिवार और समाज की मदद से अब तक 2.25 करोड़ रुपए परिवार जुटा चुका है, लेकिन लक्ष्य अभी भी काफी बड़ा है। अनिका के परिवार ने अब लोगों से आगे आकर सहयोग की अपील की है। एक रिपोर्ट देखिए। अनिका का वर्तमान वजन 9 किलो है। डॉक्टरों के अनुसार SMA टाइप 2 में दी जाने वाली यह जीन थेरेपी 13 किलो से पहले लगना अनिवार्य है। यदि समय सीमा निकल जाती है तो बच्चे की उम्र केवल 5 वर्ष तक ही सीमित रह जाने का खतरा रहता है। अनिका के माता पिता प्रवीण और संगीता शर्मा ने बेटी की बीमारी के बारे में पता चलने के बाद से अनगिनत दरवाजों पर दस्तक दी। पिछले 2 महीने नहीं, पिछले हम 3 महीने से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अभी 4.5 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर चुके हैं, जिसमें 75 लाख रुपए JP नड्डा जी के द्वारा बोला गया है, 50 लाख रुपए दिल्ली एम्स के द्वारा जो NPIT के तहत बच्चे को मिलना है दुर्लभ बीमारी के तहत वो मिलेगा, तो 1.25 करोड़ रुपए वो 3 करोड़ 25 लाख रुपए हम जनता जनार्दन के माध्यम से, तो टोटल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर चुके हैं अभी तक। इंदौर में बनी टीम बेबी अनिका लगातार शहर शहर और लोगों तक पहुंचकर उनसे सहयोग की अपील कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय कार्यक्रमों तक हर मंच पर अनिका के इलाज के लिए जन सहयोग जुटाने की कोशिश की जा रही है। समय से पहले इंजेक्शन लग सके, इसके लिए अनिका का वजन 13 किलो से कम रहना जरूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद और लाखों लोगों की मदद से अब तक करीब 4.5 करोड़ रुपए ही जुट पाए हैं, यानी मंजिल अभी आधी दूर है। लेकिन कहानी की सबसे पीड़ादायक सच्चाई यहाँ खत्म नहीं होती। डाइट के लिए हम लोग इसको जूस पिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं,
कुछ मखाने आते हैं और उस टाइप से इसको डाइट पे रख रहे हैं। इसको रोटी और चावल बिल्कुल हमने बंद कर रखा है। इसको मतलब खाना तो देते ही नहीं है। इसमें ऐसा है कि ग्रोइंग एज है, शरीर बढ़ रहा है, तो वेट नेचुरल जो बढ़ना है वो तो बढ़ ही रहा है। तो अभी समय हमारे पास कम है क्योंकि 13.5 किलो वेट हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, तो 1 से 1.5 महीना बचा है कि बच्चे के इलाज के लिए। आज अनिका की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह समाज की संवेदनशीलता, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और इंसानियत की परीक्षा है। एक इंजेक्शन 9 करोड़ रुपए और एक मासूम की पूरी जिंदगी। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस बीच सागर से एक बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल परिसर में फायरिंग हो गई है। स्टाफ नर्स की मौके पर मौत हो गई। अज्ञात आरोपी ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद दहशत का माहौल देखने को मिला है। शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना है। तो सागर से बड़ी खबर, जहां पे अस्पताल में गोली चल गई है। सागर में अस्पताल परिसर में फायरिंग के बाद एक ड्यूटी नर्स की मौके पर मौत हो गई। शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना है। ये तस्वीर उस नर्स की हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी फायरिंग में मौत हो गई है। तो सागर के अस्पताल से ये खबर आ रही, जहां पे अस्पताल परिसर में किसी अज्ञात शख्स ने गोली चला दी। हालांकि देखिए घटना क्यों हुई, किस वजह से वहां पे फायरिंग की गई है, ये जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन खबर है कि एक ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स की मौके पर जान चली गई है। शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला इस घटना के बाद। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।